तो अभी तक हमने डेमोक्रेसी का ये जो टॉपिक है इसमें बहुत कुछ पढ़ा और समझा। इसमें हमने डेमोक्रेसी की परिभाषा, डेमोक्रेसी के बारे में विभिन्न विचारक क्या कहते हैं वो, और सीबी मैकफर्सन ने जो क्लासिफिकेशन किया था पुरातन और शास्त्रीय और आधुनिक मॉडर्न थ्योरीज का, फिर उनके कुछ मॉडल्स रक्षात्मक और विकासात्मक और अभिजात और बहुलवादी, ये सब हमने डिस्कस पिछली क्लास में कर लिया था। आज हम डेमोक्रेसी के कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे और डेमोक्रेसी के जो सिद्धांत हैं उनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है मार्क्सवादी सिद्धांत। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। लोकतंत्र तो टॉपिक चल ही रहा है, उसका हमारा मार्क्सवादी सिद्धांत। तो मार्क्सवादी सिद्धांत पढ़ने से पहले हमको ये समझना चाहिए कि आखिर मार्क्सवादी लोग क्या चाहते हैं, इनकी एक फिलॉसफी क्या है। तो ये पूंजीवाद के घोर विरोधी हैं, ये हम जानते हैं। पूंजीवाद को ख़त्म करना चाहते हैं और रिवॉल्यूशन के द्वारा ख़त्म करना चाहते हैं, क्रांति के द्वारा ख़त्म करना चाहते हैं, और उसके बाद एक व्यवस्था ये कायम करना चाहते हैं जिसको हम साम्यवादी या समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। तो जैसे ही पूंजीवाद का अंत होगा, ये कहते हैं कि एक सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, सर्वहारा वर्ग या सर्वहारा की तानाशाही या उसका अधिनायकवाद स्थापित हो जाएगा। पहले हम समझ लेते हैं मार्क्सवाद के बारे में थोड़ा सा। उसका अधिनायकवाद स्थापित हो जाएगा। इसको कहते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट क्लास। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट क्लास। जैसे ही पूंजीवाद का अंत होगा तो ये डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट या सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, अधिनायकवाद स्थापित हो जाएगा, जिसके बारे में मार्क्सवादी लोग कहते हैं कि ये एक लोकतंत्र का रूप होगा। मार्क्सवादी लोग जिस तरीके से पूंजीवाद की आलोचना करते हैं, इसी तरीके से वो उदारवादी लोकतंत्र की भी आलोचना करते हैं। उदारवादी लोकतंत्र यानी लिबरल जो डेमोक्रेसी है उसकी भी मार्क्सवादी लोग आलोचना करते हैं। और आलोचना में वो ये कहते हैं कि ये लोगों का लोकतंत्र नहीं है बल्कि बुर्जुआ लोकतंत्र है। कौन सा लोकतंत्र है? बुर्जुआ लोकतंत्र है। बुर्जुआज डेमोक्रेसी वो कहते हैं, ये बुर्जुआज डेमोक्रेसी है। बुर्जुआ यानी पूंजीपति लोगों का ये लोकतंत्र है। ये जो उदार लोकतंत्र है या उदारवादी लोकतंत्र है या जो लिबरल डेमोक्रेसी है, उसके बारे में मार्क्सवादी लोग कहते हैं कि ये बुर्जुआ लोकतंत्र है। और इसकी जो कार्यपालिका है, इसकी जो कार्यपालिका है यानी एग्जीक्यूटिव जो है, जो लिबरल डेमोक्रेसी की या उदार लोकतंत्र की जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, उसको कहते हैं कि कमेटी है। एक कमेटी है जो बुर्जुआ के जो अफेयर हैं, जो पूंजीपति लोगों के जो मामलात हैं, उनको तय करती है या उनके हितों का ध्यान रखती है। ये कमेटी कहते हैं।
मार्क्स और एंगल्स ने एक कॉमन बुक लिखी थी जिसका नाम था कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। 1848। इस पुस्तक में मार्क्स और एंगल्स ने ये बात कही कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है उदारवादी लोकतंत्र की, वो कुछ नहीं है बल्कि एक कमेटी है, और ये ऐसी कमेटी है जो पूंजीपतियों के जो अफेयर्स हैं उनको मैनेज करती है, उनके प्रबंधन का कार्य करती है। तो ये मार्क्सवादी लोग बुर्जुआ लोकतंत्र की आलोचना इन शब्दों में करते हैं। एक विचारक हैं जिनका नाम है जॉन प्लेमनेट्स। इनकी एक पुस्तक है, जॉन प्लेमनेट्स की एक बुक है जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड इल्यूजन। इल्यूजन कहते हैं भ्रम, लोकतंत्र और भ्रम, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक थ्योरी, ये पूरी पुस्तक का नाम है। लेकिन इतना याद रखिए, डेमोक्रेसी एंड इल्यूजन, ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं किस विचारक ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो डेमोक्रेसी एंड इल्यूजन लिखी, ये किताब थी 1978 में लिखी है, जॉन प्लेमनेट्स ने लिखी। इन्होंने कहा कि मार्क्सवादी लोग या अराजकतावादी लोग उदारवादी लोकतंत्र की आलोचना करते हैं, और 4 आउटस्टैंडिंग रीजन है, 4 जो है कारण है जिसके आधार पर वो आलोचना करते हैं। हम उन 4 कारणों को नहीं पढ़ेंगे, हम 3 कारण पढ़ेंगे कि क्यों जो है मार्क्सवादी लोग, अराजकतावादी तो हमारा टॉपिक नहीं चल रहा है, हमारा टॉपिक मार्क्सवादी चल रहा है, तो हम ये देखेंगे कि मार्क्सवादी लोग आखिर क्यों लोकतंत्र की आलोचना करते हैं, उदारवादी लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। उसमें से पहली बात ये है कि जो पहले मैंने अभी आपको बताई यहाँ पर, कि ये बुर्जुआ के हितों के लिए या बुर्जुआ हितों के लिए कार्य करता है। ये जो उदारवादी लोकतंत्र है, इसका जो मुख्य लक्ष्य है, जो मेन मोटिव है, जो एम है, वो ये है कि बुर्जुआ हितों की रक्षा करना, उनकी सर्विस करना, इसलिए वो मार्क्सवादी लोग इसकी आलोचना करते हैं। दूसरा ये है कि ये जो विचारधारा है उसकी गलत व्याख्या करते हैं, विचारधारा की गलत व्याख्या करते हैं। गलत व्याख्या मतलब इसका आइडियोलॉजिकल मिसकंसेप्शंस ये क्रिएट करते हैं। हमने पहले भी बताया था कि हमारी क्लास बाइलिंगुअल होती है, इसलिए दोनों लैंग्वेज आइडियोलॉजिकल मिसकंसेप्शंस ये क्रिएट करते हैं। कौन? उदारवादी लोकतंत्र वाले। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात यह है कि उदारवादी लोकतंत्र वाले समाज के अंदर जो आर्थिक विभाजन होता है, कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग अमीर होते हैं, जो आर्थिक विभाजन होता है उसको ये परपिचुएट करते हैं, इसको कंटिन्यू रखते हैं, उसको बाकी रखना चाहते हैं, उसको शेष रखना चाहते हैं, यानी इसको ये खत्म नहीं करना चाहते। ये 3 रीजन है कि मार्क्सवादी लोग उदारवादी लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। अब हम ये देखते हैं, हमारे सामने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आ रही हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं उदारवादी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और हम मार्क्सवादी लोकतंत्र की भी बात कर रहे हैं। तो हमको ये यहाँ पर ये
समझना है कि उदारवादी लोकतंत्र की आलोचना मार्क्सवादी लोग क्यों करते हैं। हम आगे इनके अंतर पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम क्योंकि मार्क्सवादी लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए बीच बीच में ये बात आ रही है कि उदारवादी लोकतंत्र की आलोचना क्यों करते हैं, और उदारवादी लोकतंत्र के बारे में भी हम बार बार आपको बताना पड़ रहा है। अब बात चल रही है यहाँ पर कि जो जैसा कि मैंने बताया कि उदारवादी लोकतंत्र, ये मार्क्सवादी लोग ये कहते हैं कि ये जो सर्वहारा की तानाशाही है, ये है लोकतंत्र का मॉडल मार्क्सवादियों के अनुसार। या ये कह लीजिए कि इसमें किसी हद तक लोकतंत्र जो है पाया जाता है। सर्वहारा की जो तानाशाही होगी ये पूंजीवाद के अंत के बाद, यानी पूंजीवाद खत्म हो जाएगा एक मजदूरों की क्रांति के द्वारा, और उसके बाद जो आएगी समाजवाद की जो पहली अवस्था होगी वो सर्वहारा की तानाशाही होगी, जिसके बारे में मार्क्सवादियों का कहना यह है कि ये लोकतंत्र होगा। इसमें जो है एक पूर्ण समाजीकरण हो जाएगा। किस चीज का पूर्ण समाजीकरण? पूर्ण समाजीकरण हो जाएगा उत्पादन के स्रोतों का। उत्पादन के जो स्रोत हैं उनका, उत्पादन के स्रोतों का पूर्ण समाजीकरण हो जाएगा। कंप्लीट सोशलाइजेशन हो जाएगा जो मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका, यानी ये पूरे के पूरे राज्य के अधिकार में, राज्य के अंडर में आ जाएंगे या समाज सोसाइटी के अंडर में आ जाएंगे। यह पूर्ण समाजीकरण। ये जो सर्वहारा की तानाशाही जो मार्क्सवादियों के अनुसार किसी हद तक जो है लोकतंत्र है, इसके बारे में एक विचारक हैं जिनका नाम है हेनरी लेफेबव्ले। हेनरी लेफेबव्ले की एक पुस्तक है, हेनरी वेले, इनकी एक पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ मार्क्स। कौन सी पुस्तक है? सोशियोलॉजी ऑफ मार्क्स, जो 1968 में लिखी गई। हेनरी लेफेबव्ले ने इसको नाम दिया कंक्रीट डेमोक्रेसी का। किस चीज का नाम दिया? कंक्रीट डेमोक्रेसी। कंक्रीट डेमोक्रेसी, ठोस लोकतंत्र। ये जो सर्वहारा की का अधिनायकवाद था, तानाशाही थी, इसको उसने नाम दिया ठोस लोकतंत्र। ये जो सर्वहारा की जो तानाशाही है, ये फॉर्म के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से लोकतंत्र नहीं है। स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं है, फॉर्म के हिसाब से नहीं है। कि फॉर्म के हिसाब से वो होता है जहां जनता जो है का पार्टिसिपेशन होता है, जनता की भागीदारी होती है जो शासक वर्ग है उसके निर्वाचन में। तो फॉर्म के अनुसार तो ये नहीं है, स्ट्रक्चर के अनुसार ये लोकतंत्र नहीं है, लेकिन ये लक्ष्य के अनुसार लोकतंत्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर्वहारा की जो तानाशाही है वो फॉर्म के अनुसार लोकतंत्र नहीं है, लक्ष्य के अनुसार लोकतंत्र है। या जो भी मार्क्सवादी लोकतंत्र होगा वो फॉर्म के हिसाब से हो सकता है, फॉर्म के अनुसार स्ट्रक्चरली लोकतंत्र ना हो, डेमोक्रेसी ना हो, लेकिन लक्ष्य, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से वो लोकतंत्र होगा। क्यों होगा? क्योंकि लक्ष्य के हिसाब से इसलिए होगा कि जनता को इसमें कुछ फायदा मिलना चाहिए, जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जो लोगों को की जो आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, उसकी जो है इसमें पूर्ति होती है। तो फॉर्म के हिसाब से ये लोकतंत्र ना होकर लक्ष्य के हिसाब से ये लोकतंत्र है। एक मार्क्सवादी हैं V.I. लेनिन, और जो रूस के अंदर जो रशियन रेवोल्यूशन 1917 में आया था
उसके बाद ये राष्ट्रपति बने V.I. लेनिन। इनकी एक पुस्तक है द स्टेट एंड रेवोल्यूशन। ये 1917 में ही स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक 1917 में ही लिखी गई थी। और V.I. लेनिन ने ये जो मार्क्सवादी जो लोकतंत्र है इसके बारे में कहा डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, केंद्रीकृत लोकतंत्र। केंद्रीकृत लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म इन्होंने कहा। क्या है ये? डेमोक्रेटिक भी है, सेंट्रलिज्म भी है। तो लोकतंत्र क्यों है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो पहली बात ये है कि यहां जो राजनीतिक पदानुक्रम होता है, पॉलिटिकल जो हायरार्की होती है, राजनीतिक पदानुक्रम, हम देखते हैं पॉलिटिकल हायरार्की जो है हर व्यवस्था में पाई जाती है। पॉलिटिकल हायरार्की, ठीक। यानी जो नीचे एक संस्था होती है, उसके ऊपर एक संस्था होती है, उसके ऊपर एक संस्था होती है, उसके ऊपर एक संस्था होती है, फिर से एक सर्वोच्च संस्था, जैसे यहां पर ये सर्वोच्च संस्था है, ये निम्न संस्था है ना। अब होता क्या है, ये जो राजनीतिक पदानुक्रम है, पॉलिटिकल हायरार्की है, इसमें जो है ये बॉडीज हैं इसकी, इस बॉडीज के कुछ सदस्य होते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं। तो इन मेंबर्स का जो निर्वाचन है वो निम्न स्तर की जो हमारी बॉडी होती है वो करते हैं। जो लोअर जो स्टेज है वो करती है निम्न स्तर के निर्वाचन इन मेंबर्स का। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि यहां पर लोकतंत्र है, क्योंकि सर्वोच्च जो संस्था है या ऊपर की जो संस्थाएं हैं उनके जो मेंबर्स हैं उनका निर्वाचन नीचे के लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब लोकतंत्र है। दूसरी बात यह है कि जो पॉलिसी मेकिंग का कार्य है, इसका कार्य, जो नीति हम बनाते हैं, जो योजनाएं हम बनाते हैं, कोई भी पॉलिसी लाते हैं, कोई भी योजना लाते हैं, कोई भी नीति हम जब बनाते हैं, तो निम्न स्तर पर यहाँ डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, विचार विमर्श होता है कि पॉलिसी कैसी है, इसको लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो निम्न स्तर पर किसी भी पॉलिसी के बारे में जब डिबेट और डिस्कशन हो रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है योजनाओं के बारे में, तो इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र तो ये प्रूव हो गया, ठीक है कि लोकतंत्र है, लेकिन केंद्रीकृत कैसे है? सेंट्रलिज्म क्या है? सेंट्रलिज्म का मतलब यह है कि अगर कोई सर्वोच्च संस्था ने कोई निर्णय कर दिया, कोई ऑर्डर कर दिया, तो ऊपर से वो आएगा, नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो जो निम्न स्तर के जो लोग हैं या जो निम्न यहाँ संस्थाएं हैं, जो बॉडीज हैं, उनको अब विरोध करने का और उनको उसमें अब भाग लेने का या उसके बारे में इफ एंड बट करने का कोई अधिकार नहीं होगा। उनको रिजिडली, उनको बाय फोर्स जो है उसको लागू करना पड़ेगा। तो डेमोक्रेटिक जो है सेंट्रलिज्म इसको कहते हैं, केंद्रीकृत है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। जैसे कि अगर एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका जब ये अलग हो जाती हैं, इनको अलग अलग शक्ति दी जाती है ना, नीचे के स्तर पर, निम्न स्तर पर कुछ लोगों को शक्तियां दी जाती हैं, तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता है जैसे भारत में पाया जाता है। लेकिन ये जो है एक ही जगह पावर जो है एक ही जगह केंद्रित हो जाती है, एक सर्वोच्च संस्था के यहाँ केंद्रित हो जाती है। और कम्युनिस्ट स्टेट में ये जो सर्वोच्च संस्था होती है, ये कम्युनिस्ट जो पार्टी होती है उनके हाथ में पूरी पावर रहती है, सरकार इन्हीं के अनुसार कार्य करती है, ब्यूरोक्रेसी जो इन्हीं के प्रति जो है कमिटेड रहती है, न्यूट्रल नहीं रहती है। तो ये V.I. लेनिन ने द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में इसको जो नाम दिया है वो दिया है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का, केंद्रीकृत लोकतंत्र का। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि किसने किसको क्या कहा,
मार्क्सवादियों की जो लोकतंत्र है उसको केंद्रीकृत लोकतंत्र किसने कहा? तो वी.आई. लेनिन ने कहा। किस पुस्तक में? द स्टेट एंड रिवोल्यूशन। वी.आई. लेनिन का एक फेमस स्टेटमेंट है कि पहली दफा हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि डेमोक्रेसी जो है वो गरीब लोगों के लिए और आम लोगों के लिए डेमोक्रेसी बनी है, ना कि जो है मनी बैग्स के लिए, पैसे वाले लोगों के लिए डेमोक्रेसी बनी है। ये भी इन्होंने द स्टेट एंड रिवोल्यूशन में ये स्टेटमेंट दिया है। अब जब हम इसकी बात कर चुके हैं तो हम जो है अब यहां ये जानेंगे कि इसके बेस पर जो एक कई जगह जो है मार्क्सवादियों का एक क्रांति आई, मार्क्सवादियों का रिवॉल्यूशन आया, लेकिन कुछ जगह जहां कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन आया, साम्यवादी क्रांति आई, या उन लोगों ने, उन देशों ने अपने यहाँ साम्यवादी व्यवस्था को जगह दी, उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे वहां लोकतंत्र जो है बढ़ने लगा और एक कंसेप्ट आया जिसको हम कहते हैं पीपुल्स डेमोक्रेसी। क्या नाम देते हैं उसको? पीपुल्स डेमोक्रेसी। लोगों का लोकतंत्र, पीपुल्स डेमोक्रेसी। अब बात यह है कि लोकतंत्र का मतलब ही जनता का, लोगों का शासन होता है, उसमें पीपुल्स लगाने से और विरोधाभास सा पैदा हो रहा है। तो बात यह है कि क्यों ऐसा कहा गया पीपुल्स डेमोक्रेसी? तो ये जो अब तक का जो लोकतंत्र था, जो उदारवादी लोकतंत्र कह लो, ये अब तक का जो लोकतंत्र था उसको मार्क्सवादी लोग कहते थे बुर्जुआ लोकतंत्र, बुर्जुआज डेमोक्रेसी कहते थे। इसलिए अब वो लेकर आए पीपुल्स डेमोक्रेसी, लोगों का लोकतंत्र। क्या है लोगों का लोकतंत्र? तो पहली बात तो यह है कि ये मार्क्सवाद से ही प्रभावित है ना? पीपुल्स डेमोक्रेसी ये मार्क्सवाद से प्रभावित लोग हैं, ये रूसो से भी प्रभावित लोग हैं। रूसो कई बातें ऐसी कहता है जो मार्क्सवादी लोग कहते हैं, और ऐसा लगता है कि ये रूसो मार्क्सवादी है, लेकिन रूसो मार्क्सवादी नहीं है, क्योंकि रूसो इसलिए मार्क्सवादी नहीं है कि संपत्ति के जो अधिकार है उसका ये बड़ा समर्थक है, और मार्क्सवादी लोग संपत्ति को खत्म करना चाहते हैं, निजी संपत्ति का अंत करना चाहते हैं। मार्क्सवादी लोग तो समाजीकरण चाहते हैं उत्पादन के स्रोतों का। तो इसलिए रूसो कुछ बातें मार्क्सवादी की कहता है, लेकिन मार्क्सवादी नहीं है। ये पीपुल्स डेमोक्रेसी वाले लोग मार्क्सवाद से भी प्रभावित थे, ये जो है रूसो से भी प्रभावित थे। इनका मानना यह है पीपुल्स डेमोक्रेसी वालों का कि ये जो लोकतंत्र होगा, जो वास्तविक लोकतंत्र होगा, वो एक क्लासलेस सोसाइटी में होगा, वर्गहीन समाज में होगा, जहां कोई भी वर्ग नहीं पाया जाएगा, कोई अमीर गरीब नहीं होगा, कोई निर्धन, कोई जो है धनवान नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। तो क्लासलेस और स्टेटलेस जो सोसाइटी में ही पीपुल्स डेमोक्रेसी जो है पाई जाएगी। अब पहले ये बात करते हैं कि ये है कहाँ कहाँ। तो ये है चाइना में, चीन में, ये है वियतनाम में, जैसे ये है कोरिया में, ये है क्यूबा में, है ना? चीन में, वियतनाम में, कोरिया में और क्यूबा में। अब इनके नाम कई बार एग्जाम्स में नाम भी पूछ लेते हैं कि नाम क्या क्या है इनका, इनके सही, इनके सरकार का सही नाम क्या क्या है। तो जैसे चाइना है, चाइना का जो नाम है वो है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जैसे वियतनाम है, तो वियतनाम का जो नाम हो गया
सोशलिस्ट रिपब्लिक, पीपल्स रिपब्लिक का मतलब लोगों का गणतंत्र, सोशलिस्ट रिपब्लिक समाजवादी गणतंत्र, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, ये हो गया। कोरिया हो गया, कोरिया जो नॉर्थ कोरिया वाला है उन्होंने अपना नाम दिया पीपल्स पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इन्होंने नाम दे दिया क्यूबा, रिपब्लिक ऑफ क्यूबा, इन्होंने सीधा सा नाम दिया रिपब्लिक ऑफ क्यूबा। तो ये 4 जगह हम देख सकते हैं कि पीपल्स डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, सबने अपने यहाँ रिपब्लिक जो है जोड़ रखा है। चाइना ने इस बात पर साम्यवादी क्रांति के बाद भी उन्होंने लोकतंत्र को जो है बढ़ावा देने की या लोकतंत्र की कुछ बातों को एडॉप्ट करने की बात की, और चाइना ने एक व्हाइट पेपर, एक श्वेत पत्र 2005 में निकाला, एक व्हाइट पेपर 2005 में निकाला और उसका नाम था व्हाइट पेपर ऑन बिल्डिंग ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन चाइना। और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो डेमोक्रेसी है या पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है उसके लिए 2 चीजें बहुत ही जरूरी हैं, बहुत ही आवश्यक हैं। एक है आर्थिक विकास और दूसरा है सामाजिक स्थिरता, सोशल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्थिरता। अब बात यह है कि ये जो हमने ये किया है पीपल्स डेमोक्रेसी, तो पीपल्स डेमोक्रेसी के बाद हम जो चीज देखते हैं वो देखते हैं कि अब 2 डिस्कशन हमने किए, जैसे मैंने बताया था आपको कि हम अंतर भी देखेंगे, तो उदारवादी लोकतंत्र और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं मार्क्सवादी, समाजवादी भी कह सकते हैं। ठीक है, उदारवादी लोकतंत्र की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, अपनी कुछ विशेषताएं हैं इनकी। एक तो ये कि ये लोगों की इच्छाओं के अनुसार जो लोकतंत्र होता है ना, जो सरकार होती है वो लोगों की मर्जी के हिसाब से चलती है। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। यहां पर लोगों के प्रति जवाबदेही होती है, जो सरकार होती है, शासन व्यवस्था लोगों के प्रति जवाबदेह होती है, ऐसा माना जाता है। बहुसंख्यक जो है लोकतंत्र भी कह सकते हैं हम इसको, मेजोरिटेरियन रूल होता है, माइनॉरिटीज को भी कुछ अधिकार जो है दिए जाते हैं। संवैधानिक सरकार होती है, सरकारें जो है संविधान के अनुसार चलती है। कुछ सिद्धांत हैं उदारवादी लोकतंत्र के। इसमें जो है एक बड़ी बात यह है कि ये जो यहाँ राजनीतिक जो दल है वो कई होते हैं, कोई एक राजनीतिक दल नहीं होता है, बल्कि बहुदलीय व्यवस्था होती है। बहुदलीय व्यवस्था, कई लोग एक जगह अगर इलेक्शन हो रहा है तो कई पार्टीज के लोग यहाँ पर खड़े होते हैं। और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ जो दल है वो एक दलीय व्यवस्था होती है, एक दलीय
व्यवस्था होती है। यहां पर यहां बहुदलीय, यहां एक दलीय जो है व्यवस्था पाई जाती है। यहां जो है जैसे इलेक्शन होता है तो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक निर्वाचन क्षेत्र है, उस निर्वाचन क्षेत्र में कई कई लोग जो है खड़े होते हैं, जनता उसमें से एक कैंडिडेट को चुनती है, एक का चुनाव होता है। यहां जो है पहले जो एक दलीय व्यवस्था है, यहां एक पार्टी होती है, पार्टी जो है अपना कोई एक आदमी नॉमिनेट करती है, नॉमिनेट करने के बाद फिर जनता उसको जो है मान्यता देती है कि हाँ ये सही, जनता अप्रूव करती है उस कैंडिडेट को। ये इसमें लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होती है, इसमें पार्टी जो है एक नॉमिनेट करती है एक आदमी को और उसी को जो है जनता को मान्यता देनी होती है। यहाँ लोगों के पास चॉइस होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस अगर हम देखें इसमें हम बात करें तो इसमें हम ये देखते हैं कि चुनाव के बाद यानी जनता कुछ लोगों को शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपती है। शासन व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है जनता सौंपती है और जो डिसीजन लेते हैं वो लेती है सरकार, जो भी बनती है वो निर्णय लेती है, वो डिसीजन देती है। यहाँ पर जो है जो पार्टी होती है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी होती है मार्क्सवादी, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी निर्णय लेती है और जो सरकार है वो तो उन निर्णयों को सिर्फ लागू करती है। यानी यहाँ हाईएस्ट अथॉरिटी जो बन जाती है वो सरकार की बनती है, चुनाव के बाद बनती है, और यहाँ जो है जो निर्णय लेती है वो तो पार्टी होती है, कम्युनिस्ट पार्टी होती है। सरकार का कार्य उसको लागू करना होता है। यहाँ जो नौकरशाही है, नौकरशाही वो राजनीति से बिल्कुल न्यूट्रल होती है, वो राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करती, राजनीति से उसको कोई मतलब नहीं होता। यहाँ जो है शक्ति के प्रति वो कमिटेड होती है, शक्ति के प्रति कमिटेड होती है, जो कुछ सत्ता कह देती है उसको लागू करना होता है। अब जब हम उदारवादी लोकतंत्र या मार्क्सवादी दलीय व्यवस्था पढ़ते हैं तो एक और जो प्रकार है लोकतंत्र का, उसको यहां हम समझ लेते हैं। एक है जैसे प्रक्रियात्मक और एक को जो यथार्थ कह लो या तात्विक कह लो, इसको हम कहते हैं प्रोसीजरल और इसको बोलते हैं हम सब्सटेंटिव। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र वाले, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी वाले कहते हैं कि प्रक्रिया लोकतंत्र पर आधारित होना चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया होना चाहिए, स्ट्रक्चर जो है लोकतांत्रिक होना चाहिए। और यथार्थ और तात्विक वाले कहते हैं कि नहीं, परिणाम के अनुसार लोकतंत्र होना चाहिए, लोगों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। प्रक्रिया चाहे लोकतांत्रिक हो या ना हो, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, लोगों का ध्यान जो है रखा जाना चाहिए। तो ये जो प्रक्रियात्मक जो वो है लोकतंत्र, ये उदारवादी लोकतंत्र वाले कहते हैं, उसको मानते हैं। और जो मार्क्सवादी समाजवादी होते हैं यथार्थ और तात्विक लोकतंत्र को मानते हैं। ये कहते हैं कि प्रक्रिया जो है लोकतांत्रिक होनी चाहिए। उदारवादी ये कहते हैं कि प्रक्रिया लोकतांत्रिक हो या ना हो, उसका जो अंत है, उसके जो परिणाम है, वो उसके जो नतीजे हैं वो लोकतांत्रिक होने चाहिए, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। इसके लिए उदार लोकतंत्र वाले जो लोग हैं, इसके लिए कहते हैं कि भाई लोगों को कुछ अधिकार मिलने चाहिए, हर प्रकार के अधिकार, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, उनको संगठन बनाने का अधिकार, उनको पूजा करने का अधिकार, उनको कानून के समक्ष जो है समानता का अधिकार, फेयर ट्रायल का अधिकार, ये सारे मिलने चाहिए। ये कहते हैं लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार रोटी कपड़ा मकान की जो भी फैसिलिटी है, शिक्षा है, मेडिसिन है, ये सब उनको मिलना चाहिए। अब हमने जो इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने एक अंतर पढ़ा था
अभिजात तंत्र और बहुलवादियों में, अभिजात और बहुलवादियों में पढ़ा था। और उसमें हमने ये बताया था आपको कि अभिजात जो तंत्र या अभिजात जो लोकतंत्र है, ये सत्तावादी आधार इसका है, ये ऑथोरिटेरियन बेसिस है। एक आदमी या एक ही जो ग्रुप है उसके हाथ में जो है सत्ता रहती है, और जब सत्ता रहती है तो वो किसी की फिर सुनते नहीं है। सत्ता ऑथोरिटेरियन बेसिस से सत्तावादी आधार है। बहुलवादियों के यहाँ हमने देखा था कि यहाँ किसी हद तक जो है जो इंटरेस्ट ग्रुप है, जो हित समूह है, उनमें जो है आपस में एक इंटरेक्शन होता है और फिर ये शासन व्यवस्था चलाते हैं। तो ये हमने अंतर पढ़ा था। अब क्योंकि हमने मार्क्सवादी पढ़ लिया है, तो अब मार्क्सवादी जब हमने पढ़ लिया है तो हम जो अंतर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अब हम कि मार्क्सवादी या समाजवादी और दूसरा है अभिजात, इनमें अंतर क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मार्क्सवादी लोग ये कहते हैं कि जिन लोगों के पास आर्थिक और जिन लोगों के पास आर्थिक शक्ति होती है उन्हीं के पास जो है राजनीतिक शक्ति भी होती है। जिन लोगों के पास इकोनॉमिक पावर है उन्हीं के पास पॉलिटिकल पावर भी होते हैं। ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अभिजात जो तंत्र है या अभिजात जो वर्ग है वो जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनको प्रभावित करता है, उनमें अपना रोल प्ले करता है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का। ये कहते हैं कि एक सकारात्मक एक ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? एक सकारात्मक वर्ग, एक सकारात्मक ग्रुप, एक सकारात्मक गुट होता है जिसको बोलते हैं कोहेसिव ग्रुप। और उसी के पास पूरी जो है शक्ति इसी के पास होती है, कोहेसिव ग्रुप के या सकारात्मक। ये कहते हैं कि नहीं, शक्ति कोई एक ग्रुप के पास नहीं होती है बल्कि प्लूरलिटी ऑफ एलीट होती है। कई अभिजात जो वर्ग है ये कई होते हैं, किसी एक के पास नहीं होती है। ये कहते हैं कि समाज के अंदर अगर हम देखें तो यहां पर जो है एक सिस्टम चलता है डोमिनेंट और डिपेंडेंट का। समाज सोसाइटी में एक डोमिनेंट और डिपेंडेंट का एक चक्कर चलता है। ये प्रभावशाली वर्ग है इसके हाथ में, और ये जो है आश्रित है, ये डिपेंडेंट है। इनमें कन्फ्लिक्ट भी चलता रहता है। ये कहते हैं कि समाज में ठीक है दो वर्ग तो हैं, अभिजात है और दूसरा जनता है, लेकिन इनमें ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट जो है नहीं होता है, बल्कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो तो जो है तर्क पर आधारित होता है। ये कहते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, या समाज के अंदर जो डिवीजन है, समाज में जो ये ऊंच नीच है, इस यही कारण है अत्याचार का, यही कारण है अन्याय का। ये कहते हैं कि भाई वर्ग तो दो ही होते हैं, अभिजात और जनता, लेकिन ये वर्ग जो है प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, लोगों की मर्जी से होता है, वॉलेंट्री होता है, ये तार्किक होते हैं, रैशनल होते हैं, ये फंक्शनल होते हैं, कार्यात्मक होते हैं, ये चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कहा जाता है कि जो मजदूर तबका है, मजदूर तबका या जो वर्किंग क्लास है, मजदूर पूंजीवाद के विरुद्ध आंदोलन कर देते हैं। पूंजीवाद के विरुद्ध क्या कर देते हैं? क्रांति कर देते हैं।
और यहां ये कहते हैं कि यहां सोशल चेंज नहीं होता है। सोशल चेंज, समाज के अंदर कोई बदलाव नहीं होता है, कोई ऐसी क्रांति नहीं होती है। हाँ, एक रूटीन के हिसाब से, अल्टरनेट के हिसाब से पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस में ये अभिजात, आज एक अभिजात के पास पावर है, उसके बाद दूसरे अभिजात के पास पावर आ जाती है, ये बदलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई क्रांति हो जाए, क्योंकि यहाँ जनता का जो कार्य है वो सीमित है। जनता का कार्य अभिजात जो वर्ग है उसका चुनाव करना है, और ये फिर इनको कुछ नहीं करना है। पॉलिसी मेकिंग का काम, नीति बनाने का काम ये अभिजात वर्ग को करना है, जनता को नहीं करना है। और अभिजात वर्ग ही बदलते रहते हैं शासन व्यवस्था में। जनता का कोई लेना देना शासन व्यवस्था से नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। छठा जो बात ये कहते हैं ये है कि ये एक वर्गहीन समाज में ही लोकतंत्र हो सकता है। वर्गहीन समाज में ही लोकतंत्र हो सकता है। क्लासलेस सोसाइटी में ही लोकतंत्र हो सकता है। वर्गहीन समाज में ही लोकतंत्र हो सकता है। समाजवाद में ही हो सकता है। समाजवाद में हो सकता है। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ भाई खुला हुआ सिस्टम है, ओपन एलीट सिस्टम है। ओपन एलीट सिस्टम है। यहाँ जो है लोगों ने अपने अपने उत्तरदायित्व, अपने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बांट रखी है। चुनाव करने का कार्य, चुनाव में भाग लेने का कार्य जनता का है, और अभिजात वर्ग का काम फिर शासन व्यवस्था करना है। तो ये 5-6 जो है अंतर थे जो हमने इसमें पढ़े। अब लास्ट में इस मार्क्सवादी सिद्धांत में लास्ट में हम देखते हैं इसकी आलोचना, कि ये जो मार्क्सवादी लोकतंत्र का जो सिद्धांत हमने पढ़ा है इसकी आलोचना कैसे कैसे की गई। पहली बात तो ये की गई कि मार्क्सवादी लोग किसी भी जगह लोकतंत्र का जो अस्तित्व है उसको मानते ही नहीं है। लोकतंत्र के अस्तित्व के ही विरोधी हैं। कौन? मार्क्सवादी लोग, के भाई लोकतंत्र कहीं होता ही नहीं है। दूसरी बात, जो सर्वहारा का अधिनायकवाद है, सर्वहारा की तानाशाही लिख, ये सर्वहारा की जो तानाशाही है सर्वहारा की तानाशाही, जिसके बारे में मार्क्सवादी लोग ये कहते हैं कि ये एक प्रकार का लोकतंत्र है। लेकिन हम ये देखते हैं कि मार्क्सवादी लोग ये कहते हैं कि लोकतंत्र तो वहां होगा, जैसा मैंने छठा पॉइंट अभी बताया, कि लोकतंत्र वहां होगा जहां वर्गहीन समाज होगा, क्लासलेस सोसाइटी होगी। इसका मतलब ये है कि ये सर्वहारा की तानाशाही है, यहाँ पर वर्गहीन समाज होना चाहिए, वर्गहीन समाज होना चाहिए, क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, कोई किसी भी प्रकार का कोई वर्ग नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके कोई भी आसार, कोई भी सिंबल यहाँ नजर नहीं आते, कोई साइन यहाँ नजर नहीं आते हैं कि सर्वहारा की तानाशाही में कोई वर्गहीन समाज का प्रभाव हो, उसके कुछ कलर उसका नजर आता हो, ऐसा कुछ देखने में नहीं आता है। तीसरी जो आलोचना की है R.M. मैकाइवर ने की है। मैकाइवर की एक पुस्तक है दी वेब ऑफ गवर्नमेंट, 1965 में लिखी गई है, दी वेब ऑफ गवर्नमेंट। मैकाइवर ने कहा कि ये जो हम बात कह रहे हैं कि वर्गहीन समाज में, स्टेटलेस, ये क्लासलेस सोसाइटी के अंदर ही लोकतंत्र होगा, ये बहुत पुराने जमाने की बातें हैं। और उसने कहा कि ये ग्रीक कैलेंडर्स हैं। जो ग्रीक कैलेंडर्स का मतलब यह है कि ये एक ऐसी चीज है जो न कभी थी अस्तित्व में और न कभी होंगी। ये कहना है R.M. मैकाइवर का। एक इंपॉर्टेंट बात जो चौथी आलोचना है वो करते हैं एंटोनियो ग्राम्स्की। एंटोनियो ग्राम्स्की
जो मार्क्सवादी लोकतंत्र है, या मार्क्सवाद में भी कहीं कहीं आलोचना करते हैं एंटोनियो ग्राम्स्की, ये आलोचना करते हैं। और इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था आधिपत्य का, हेजीमोनी का। इनका कहना यह है कि अब जो पूंजीपति लोग हैं, अब जो बुर्जुआ क्लास है, ये ताकत का, बल का, कोएर्सिव पावर का प्रयोग नहीं करती है। अब किस चीज का करती है? आधिपत्य का, या जिसको कहते हैं कंसेंट का, मर्जी का। ये कहते हैं कि अब इनका आधिपत्य जो है स्थापित हो चुका है। जो पूंजीपति लोग हैं, जो बुर्जुआ लोग हैं, और उनके बुर्जुआज के जो मूल्य हैं, पूंजीपति लोगों की जो वैल्यूज हैं, बुर्जुआज के जो वैल्यूज हैं, उनका एक तरीके से आधिपत्य स्थापित हो गया है। और सिर्फ राजनीति के अंदर नहीं, बल्कि समाज के अंदर, संस्कृति के अंदर और नैतिकता के अंदर। आज जो लोग राजनीतिक व्यवस्था को अपनाते हैं, वो पूंजीपति लोगों की राजनीतिक व्यवस्था होती है। आज जिस कल्चर को लोग अपना रहे हैं, वो पूंजीपति लोगों का कल्चर है। जो सामाजिक व्यवस्था को अपना रहे हैं, वो पूंजीपति लोगों की सामाजिक व्यवस्था है। जो नैतिकता की बात कर रहे हैं, वो वही नैतिकता है जो पूंजीपति लोगों की है। इस हद तक जो है इन पूंजीपति लोगों का आधिपत्य हो गया है, हेजीमोनी हो गई है। अब क्या करना है? तो ग्राम्स्की जो है, इनको मुसोलिनी ने कैद कर दिया था, इनको जेल में डाल दिया था, और वहां पर उन्होंने प्रिजन्स नोटबुक लिखी थी। उसी में उन्होंने ये आधिपत्य का, हेजीमोनी का कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि अब जो करना है, क्योंकि बुर्जुआ की मूल्यों के आधिपत्य, हेजीमोनी स्थापित हो गई है, तो सबसे पहले यही कार्य करना है कि बुर्जुआ जो पूंजीपति लोग हैं, जिनका आधिपत्य है, इसको खत्म करना है। लोगों को बदलना है, लोगों के दिलो दिमाग को बदलना है। लोगों के दिलो दिमाग से ये जो बुर्जुआ और पूंजीपति लोगों का जो आधिपत्य है, इसको खत्म करना है पहले, तभी कुछ हो सकता है। और ये कहा कि मार्क्सवाद के लिए इस सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त कि जो पूंजीपति लोग हैं, उनका आधिपत्य स्थापित हो गया है। अब वो ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब तो उनका एक तरीके से एक आधिपत्य स्थापित हो गया है। इसलिए मार्क्सवादियों को चाहिए कि सबसे पहले इसको खत्म करें। ये 4 आलोचना थी। अब हम इसके बाद